एज वी नो डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो क्या उनकी विक्ट्री सेलिब्रेशन बनती है हम इंडियंस के लिए, या फिर ये खतरे की घंटी एक कम अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए लेके आएगी और बहुत नेगेटिव रहने वाला है अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें, जब डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट बने थे 2017 में, डोनाल्ड ट्रंप 1.0 स्टेज पे, तो उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिसीज में चेंज हुए थे। नो डाउट इकोनॉमी अच्छी खासी बूस्ट हुई थी, जो कि एक प्लस पॉइंट रहा था। लेकिन अगर हम आईटी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा था इन द यूएस एज वेल एज इन द इंडियन टेक कम्युनिटी। कुछ की एक्शंस पे हम बात करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में घुसते हैं। बिफोर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी, इंडियन आईटी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को अपने भेजा करती थी बाहर यूएस में। उन अपॉर्चुनिटीज मिलती थी लोगों को L1 वीजा से। L1 वीजा लगा करते थे और हफ्ते भर, महीने भर में उसका रिजल्ट आया और लोगों का वीजा लग के वो यूएस के लिए निकल जाते थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी आई तो उन्होंने इस नंबर को रिड्यूस कर दिया कि भाई लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही अप्लाई कर पाएंगे L1 वीजा के लिए। इंटरव्यू होने लगा, कोई बेसिक इंटरव्यू नहीं, एक टेक्निकल इंटरव्यू, कि भाई एक ऐसा बंदा ही L1 वीजा के लिए अप्लाई होगा जिसकी अच्छी खासी डिपेंडेंसी है, हाई स्किल्ड बंदा है, कि भाई उसके बिना, एक कहता है ना कि इतनी डिपेंडेंसी कि उसके बिना भाई प्रोजेक्ट में काम ही नहीं हो पाएगा या ये काम हमारे डिलीवर नहीं हो पाएगा। एक इतनी तगड़ी आपको डिपेंडेंसी कंपनी को दिखानी पड़ती थी कि भाई ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं कोई यूएस लेबर से, किसी फॉरेन लेबर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है या बहुत ही हाई स्किल्ड बंदा है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ वही बंदे L1 वीजा के लिए अप्लाई कर पा रहे थे। अच्छा खासा टेक्निकल इंटरव्यू होता था, जब वो आपका क्लियर होता था तभी आप L1 वीजा के थ्रू यूएस में जा पा रहे थे। तो फिर कंपनीज ने क्या स्टार्ट किया कि भाई L1 वीजा से तो अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया, तो उन्होंने स्टार्ट किया एम्प्लॉइज को भेजना H1 वीजा से। अब H1 वीजा में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम लगती है कि भाई मान लो अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर 30-40 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है कि भाई इतने ही लोगों को हमें H1 वीजा से हर साल भेजने हैं। अब ये ऐसा नहीं कि हर साल में आप नंबर ऑफ टाइम अप्लाईज करोगे, जनवरी दिसंबर जान के टाइम डॉक्यूमेंट्स इसके लिए सबमिट होते हैं और अप्रैल के टाइम लॉटरी सिस्टम में रिजल्ट निकलता है। जिन जिन लोगों का लॉटरी में नाम आ गया वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं H1 वीजा के लिए। अब लॉटरी में भी उन्होंने दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई सिर्फ वही कंपनीज H1 वीजा के लिए भी अप्लाई कर पाएगी जिसके 50% ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो यूएस सिटीजन हैं। तो भाई आपको अपनी कंपनी में पहले तो 50% हायर करने पड़ेंगे यूएस अमेरिकन लोग, और उसके बाद ही आप H1 वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे। एंड सेकेंड थिंग में ही एक और रिस्ट्रिक्शन ये लगी कि भाई आप अगर उन लोगों को यहाँ पे बुला रहे हो तो उनको एक मिनिमम एक ऑफर आपको इतना करना ही पड़ेगा। अब होता क्या था, इंडियन कंपनीज यहाँ से लोगों को यूएस भेजती थी, वो इस रीज़न से कि भाई वहाँ पर अगर एक बंदे को वो हायर करते हैं, अमेरिकन बंदा कोई हायर करते हैं या वहाँ से कोई बंदा हायर करते हैं, तो उनको एक मिनिमम वेज है कि भाई इतना उनको देना ही पड़ेगा एनुअली, कि मान लो $80,000 से $1,00,000 आपको एनुअली उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ से वो सेम चीज़ के लिए, सेम प्रोफाइल के $60,000 पे बंदे को भेज रहे थे यूएस के लिए, तो उनके अपना सेविंग हो गई, उनको अपना पैसा बच गया और काम का काम निकल गया। अब इसी चीज़ को यूएस को चाहिए था कि भाई अमेरिकन फर्स्ट, उनको ये पॉलिसी चाहिए थी कि अमेरिकन ज़्यादा नंबर में हायर होने चाहिए और बाहर से कोई फॉरेन लेबर नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि भाई अगर आप बाहर से कोई बंदा ला भी रहे हो तो आपको इसको एक मिनिमम वेज इतना देना ही पड़ेगा, कि मान लो उन्होंने सेट कर दिया कि आपको $80,000 एनुअली उस बंदे को देना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये पॉलिसीज चेंज हुए और अब एक मिनिमम वेज सेट हो गया है जो कि अराउंड सेम ही है जितना वहाँ के एक अमेरिकन बंदे को एनुअली दिया जाता है, तो अब एक कंपनी सोचेगी कि भाई मुझे इंडिया से ही भेजना चाहिए, वहीं से मुझे कोई अमेरिकन बंदे को हायर कर लेना चाहिए। तो बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे चेंज हुआ, वीज़ा में चेंजेस हुए। जो वीज़ा पहले $4,000 जिसकी फ़ीस थी वो ट्रंप के टाइम पे $8,000 उसकी फ़ीस बन गई थी। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा चेंजेस आए, और ये इसीलिए आए कि भाई लिमिटेड नंबर ही के लोग ही अप्लाई कर पाए, उनके ही वीज़ा लगे, एक भीड़ में लोग सारे वहाँ पर ना जाएं। ग्रीन कार्ड की बात करें तो ग्रीन कार्ड पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इंडियंस के लिए, बैकलॉग्स बने पड़े हैं। हम सबको पता है, अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो जो एक आईटी का हब है वो यूएस में, जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं कि आईटी हब हमारा बैंगलोर साइड है, पुणे साइड है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है, स्पेशली इंडियंस का, कि भाई मुझे यूएस में जाके सेटल होना है। लेकिन ये इस पर बहुत ज़्यादा और भी रिस्ट्रिक्शन लगे, ग्रीन कार्ड पाना मुश्किल हो गया, वीज़ा में बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारे
सारे सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस आए और ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं एचसीएल में थी और फ्रेशर थी, मुझे हार्डली 1-2 साल का एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे मेरी टीम में एक सीनियर बंदा था और उस टाइम पे L1 वीज़ा नहीं लगता था। L1 वीज़ा क्योंकि बहुत ही हाई डिपेंडेंसी वाले लोगों के लिए ही लगता था, तो उसका हर साल वो H1 वीज़ा लगाते थे। हर साल H1 वीज़ा लगाते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि H1 वीज़ा लॉटरी सिस्टम पे है भाई, कि आपका लॉटरी में नाम आ गया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप अदरवाइज़ आपका मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वेट ही कर सकते हो कि भाई मेरा लॉटरी में नाम निकल गया तो गुड, नहीं निकला तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से अप्लाई करोगे। और ऐसा नहीं आप बार-बार हर साल अप्लाई कर रहे हो, ईयर में एक ही बार इसका अप्लाई होता है। तो 2-3 साल उसको कंटिन्यूअसली H1 वीज़ा के लिए अप्लाई होता रहा हर साल, बट उसका नाम लॉटरी में नहीं निकला। फिर 3-4 साल बाद उसका नाम लॉटरी में निकला, लेकिन वो आगे फर्दर किसी प्रोसेस में फिर उसका रिजेक्ट हो गया था। मतलब ये सब चीज़ें मिला के 5-6 साल बाद उसका H1 वीज़ा के लिए पूरा प्रोसेस हुआ और वो अब यूएस में चला गया। तो बहुत ही टफ बना दिया गया ये पूरे प्रोसेस को, अब इतना ईजी नहीं रहा, लिमिटेड हो गई है नंबर ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। और इसके साथ साथ उसमें भी फिर आगे फर्दर कोटा सिस्टम होता है कि भाई इतनी सीट्स हमारी स्टूडेंट्स के लिए जाएगी, इतनी सीट इन लोगों के लिए जाएगी। तो मतलब बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी डिटेल में इसमें चीज़ें हैं। इनफैक्ट बीच में तो एक चेंजेस ये भी आए थे कि जो लोग यहाँ पे लीगली नहीं है सिटीजन, जैसे कि मान लो आप लोग वहाँ चले गए, तो आप लोगों को ग्रीन कार्ड नहीं मिला, लेकिन आपके अगर वहाँ बच्चे वगैरह हो गए हैं तो वो उनके पास ग्रीन कार्ड है, वो वहाँ की लीगल सिटीजन है, तो उनके पेरेंट्स को बैक टू देयर कंट्रीज भेजा जा रहा था, जो ऑल्दो बाद में रिवोक हो गया। तो अब बात आती है कि 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तो क्या ये एक गुड न्यूज़ रहेगी हम इंडियंस के लिए, आईटी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से? क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा कम हो जाएगी? क्या रहने वाला है वो तो हम आगे ही देखेंगे। पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वो सब बाद में ही जाके पता चलेगा। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द फ्यूचर। लेकिन अगर हम अभी उनकी स्पीच के बारे में बात करें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, इस बारी नेगेटिव इतना नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपने अभी भी देखा हो तो उन्होंने एक कमिट किया है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पर आएंगे उनको ग्रीन कार्ड में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी एक टैक्टिक है। और मस्ट है कि बहुत ही अच्छा प्लान है ये स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और उनको मतलब अपने साइड करने के लिए, कि भाई अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, किसी भी कोर्स या कुछ भी पढ़ने वढ़ने के लिए जा रहे हो, तो आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा ग्रीन कार्ड में। लेट्स सी इन द फ्यूचर क्या क्या चेंजेस आएंगे, कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव रहेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकलने वाली है। इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगाओ देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।